नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। क्या रिलेशन होता है? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब लैम्डा एम और कंडक्टिविटी का मतलब कपा। के नहीं बोलते उसको, कपा बोलते हैं, KPPA। इट्स कपा नॉट के अपार, ठीक है, ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसा है बेटा, इससे से होता है, ठीक है, सिंबल है जस्ट। तो देखो कैसे इसको बताएंगे। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी इज कपा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में लेते हैं हम लोग। यूनिट बताओ, कपा की क्या यूनिट थी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। ये तो उसका फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट डेरिवेशन खैर नहीं आता। तो देखो इसकी यूनिट की अगर बात करें तो कपा की यूनिट होती है दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 तो एक फैक्टर है, अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रखेंगे? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको कि मोल्स पर लीटर आप रखते हो कंसंट्रेशन की यूनिट, तो कपा आप सेंटीमीटर में रख रहे हो, तो 1000 फैक्टर कैसे आया? 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लीटर। तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई विथ 1000 करोगे तब जाके आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? सेंटीमीटर क्यूब। तो अपॉन सॉल्विंग दिस तो आपको क्या मिल जाएगा इसकी यूनिट? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मिलेगा ना? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स आ रहा है या फिर देखो एक बार चेक करो इसको, नीचे है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये इसकी यूनिट है। बहुत बार पूछते हैं इसको, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब एक और चीज़ थोड़ा सा डिफाइन करो एक बार, कंडक्टिविटी क्या थी बेटा? व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कपा से शो करते थे, था क्या? डिफाइन कैसे करते हो? क्योंकि डेफिनेशन आती है इनकी। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी क्या थी आपकी? मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा एम से शो कर रहे हैं, तभी जाके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझ में आएगी आपको। देखो कंडक्टिविटी क्या थी कि जब कंडीशन ये बताई थी ना आपको कि 1 सेंटीमीटर डेप्थ तो इलेक्ट्रोड्स रखे जाएं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डेप्थ इलेक्ट्रोड है और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और अंदर कितना लिया था हमने? 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट लिया था। तो इसके द्वारा जो कंडक्टेंस है, मतलब कंडक्टिविटी का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट अगर लेके चल रहे हो तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट when the distance when the rods are या electrodes are 1 centimeter depth and 1 centimeter distance apart। तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये हो गया ना, आपको बस इतना याद रखना है कि कंडक्टेंस थ्रू 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट, स्पेसिफिक हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, कंडीशन वही रखेंगे, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी वो कहलाएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आई बात? तो यहां पर हो गई दैट इज कंडक्टेंस थ्रू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेके चलते हैं, आगे का वही है बेटा, व्हेन द रॉड्स आर 1 सेंटीमीटर डेप्थ एंड 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट, तो कितनी कंडक्टेंस है? तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है वॉल्यूम का। यहाँ पे तो स्पेसिफाई कर दिया आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हमने 1 मोल कहा, ठीक है। तो ये बात आपको याद हो गई होगी अच्छे से। तो कंडक्टिविटी का थोड़ा सा ध्यान रखना। डाइल्यूशन के साथ में क्या इफेक्ट होता है बताओ चलो? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन? कंडक्टिविटी हाँ, कंडक्टिविटी
हाँ, कपा, के फॉर कपा, के फॉर कम, के फॉर कपा, के फॉर कम। तो याद रखो कपा जो होता है वो डिक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन, बाकी हर चीज़ बढ़ती है। याद रहेगा, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाए बेदखल। नाउ अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। यहाँ पे कंसंट्रेशन याद रखना, क्या रख के चलते हैं हम लोग, मोलैरिटी। कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी में लेते हैं, अगर किसी और टर्म्स में तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ये बात आप याद रखिए। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं हम लोग, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको हम किससे शो करेंगे, लैम्डा इक्यू से। ठीक है, लैम्डा इक्यू से बात करते हैं। देखो कंडीशन वही है, आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स ले लिए, बैटरी के साथ अटैच कर दिया, 1 सेंटीमीटर डिप्ट किया इसको और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट रखा। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और अंदर जो इस बार लेंगे हम लोग वो होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो कंडक्टिविटी कही थी हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की, मोलर कंडक्टिविटी कही थी 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट की। अब क्या कहेंगे हम लोग, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस। ठीक है, द कंडक्टेंस थ्रू 1 ग्राम इक्विवेलेंट या कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द रॉड्स आर दिस थिंग। ठीक है, सो द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम equivalent electrolyte when the electrodes are 1 centimeter dipped and 1 centimeter distance apart. Now what is the relation between conductivity एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या रिलेशन होगा इसका, बताओ। देखो बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। वहाँ मोलैरिटी लेते थे मोल्स पर लीटर, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ गया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मेलिटी पता ना क्या होता है, मोल्स क्या होते थे या मोलैरिटी क्या होती थी, कैपिटल एम, दैट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और नॉर्मेलिटी क्या होती थी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या होगी, तो जब नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो इक्विवेलेंट की बात आएगी। ठीक है, तो यूनिट बताओ, व्हाट इज द यूनिट हियर, यूनिट क्या होगी, कपा की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो फैक्टर है क्योंकि पर लीटर, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया। ठीक है, नॉर्मेलिटी यूनिट क्या होती है, इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, तो लीटर को चेंज करके तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो व्हाट इज द यूनिट हियर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट, पर इक्विवेलेंट, दिस इज द यूनिट। समझ में आई, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बोथ द फैक्टर्स। अब एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, लिखो फटाफट। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट चेक इट आउट। derive the relation between molar conductivity and equivalent conductivity by AlCl3। AlCl3 का एग्जाम्पल लेते हुए आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होगा ये बताइए, बताओ बेटा। देखो क्या करना है,
भाई AlCl3 का एन फैक्टर निकाल लें। देखो कैसे करते हैं, यहीं लिख देता हूँ मैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, ये मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो मतलब अगर दोनों को डिवाइड करूंगा तो बाकी चीज़ें तो कट गई ना, तो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इज नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। और व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी बड़ी होती है मोलैरिटी से, तो हम ये बोल सकते हैं नॉर्मेलिटी की जगह पे, या एक बार और लिख लेता हूँ, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इज एन फैक्टर मल्टीप्लाई विद मोलैरिटी अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी से मोलैरिटी कटी, तो इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर सॉल्ट को देख के बता सकते हैं हम लोग क्या होगा इसका एन फैक्टर, किसमें टूटेगा, ये टूटेगा Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव। तो व्हाट इज n, 3। चाहे तो कटायन ले लो या फिर एनायन ले लो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो दैट इज 3। तो दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज कितना बन जाएगा, 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज थ्राइस इंटू मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज द रिलेशन। क्या था बेटा इसमें, बताओ, कुछ था क्या, नहीं, ये गड़बड़ कर दी बेटा आपने, बताओ क्या गड़बड़ की। हाँ, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, ऊपर जाता, तो यहाँ गड़बड़ हुई है आपकी। तो ये मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती, तो इसका मतलब ये मोलैरिटी होती है और ये एन फैक्टर अपॉन एन फैक्टर मल्टीप्लाई विद मोलैरिटी होती, तो यहाँ आ जाता 1/3। तो यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज 3 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आया समझ में, ऐसे सिली मिस्टेक मत करना, प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखना। अरे बेटा यहाँ देखना, ये फॉर्मूला बता दो, और हमारे टी कैसे n इनटू में मोलैरिटी चेंज होगी। ये बेटा फॉर्मूला होता है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई विद मोलैरिटी। सॉल्यूशन में पढ़ा है ना हमने ये बात, या याद नहीं आ रहा, पिछले साल भी था। हाँ, हमने इस बात पे काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, मिले इक्विवेलेंट्स पे क्वेश्चन किए थे। नॉर्मेलिटी के ऊपर तो 4 फॉर्मूले बताए थे आपको। एक फॉर्मूला और होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, ये तो मोलैरिटी के फॉर्म में आ गया, मोल्स के फॉर्म में बताओ, मिली नॉर्मल मिली इक्विवेलेंट निकालते थे हम लोग, ठीक है, उसी फॉर्म में निकालते हैं सारे के सारे फॉर्मूले। 4 फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे, नहीं याद है तो अभी ये याद रख लो, चारों फॉर्मूला फिलहाल काम नहीं आने वाला, अभी एक ही काम आ रहा है, दैट इज एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ड्राइव कर सकते हो, सॉल्यूशन में करवाएंगे इसको वापस। आई बस हमें, चलिए अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉप इसके पोर्शन पर। देखो सेल कांस्टेंट से क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2-4 क्वेश्चन करते हैं एक एक टॉपिक पे आए हुए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद खोलराश लॉ पे आएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले खोलराश लॉ करवा दें, ठीक है, चलो कल न्यूमेरिकल ले लेंगे एक साथ सारे के साथ। रब करो, देखिए बेटा, तो हमने बात की अभी मोलर कंडक्टिविटी की। डाइल्यूशन का इफेक्ट आपको याद हो गया होगा अच्छे से कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। सो हेडिंग डालते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मैं लैम्डा में कह देता हूँ, विद कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब डाइल्यूशन बोल रहे हैं, एक तरीके से पानी डाल रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर पानी कम डाल रहे हैं इसका मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, पानी ज़्यादा डाल रहे हैं इसका मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, सीधी सी बात है हुई। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन पर इफेक्ट क्या हुआ, दरअसल यही बात कर रहे हैं। तो कंडक्टिविटी का जिसको कपा बोल रहे हैं, ऑन डाइल्यूशन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ आयंस पर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था और कंडक्टिविटी में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेते हैं, क्या होता था, डिक्रीज होता था, जिसकी वजह से मोबिलिटी
डिक्रीज हो पूरा चुकी है। देखना मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई। बेटा ऑन डाइल्यूशन पे तो इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी? कपा से कम, याद रहेगा, कपा से कम। बाकी हर चीज़ ज़्यादा, कंडक्टेंस ज़्यादा, मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज़्यादा। सबका रीज़न यही होता है कि नंबर ऑफ आयन पर सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा होता है। जब यहाँ बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी में तो पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेके चल रहे होते हैं। जब हम मोलर कंडक्टिविटी बात करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात करें, वहाँ इक्विवेलेंट के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह फॉर्मेट में याद रखना। तो कंडक्टिविटी पे बात नहीं कर रहा, मोलर कंडक्टिविटी पे हमारा कंसेप्ट है कि मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन पे क्या होगा। ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, क्या होगा बेटा मोलर कंडक्टिविटी का? नंबर ऑफ आयन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ आयन्स ऑफ मोल, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। नंबर ऑफ आयन्स किसके थे? 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता था? इंक्रीजेस होता था, जिसकी वजह से क्या हो गई थी? मोबिलिटी बढ़ गई थी और आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ गई थी। सिमिलर फॉर्मेट में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोबारा लिखो सो दैट आपको याद रह जाए ये बात है। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी पे ही बात कर रहे हैं हम लोग मेन। तो देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है। मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हो? मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा? ऑन डाइल्यूशन अगर आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से टूटेगा। ठीक है, डाइल्यूशन होने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट। अगर वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे होंगे, और उस केस में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ में तो क्या होगा? ठीक है, ये वाला रब कर रहा हूं, इसी को कंपेयर कर रहा हूं मैं कोई मोलर कंडक्टिविटी को फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ में। तो बेटा क्या होगा जब उसमें कंसंट्रेशन कम करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इनकम्प्लीट डिसोशिएट होता है। अगर इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होगा तो नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है मोलर कंडक्टिविटी में, सिर्फ कंडक्टिविटी में 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेसिफाई होता है। थोड़ा ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ आइंस जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे। किसके कंपैरिजन में? स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में। सो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और इसको मैथमेटिकली हक्कल डी बाई ऑनसाइगर ने एक इक्वेशन के थ्रू ड्राइव करवाया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, वो समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया सेम है, डिक्रीज कर दे बस। अब समझो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखिए बेटा, हाँ जी, एक रिलेशन बनाते हैं हम लोग। यहाँ तो लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ लेते हैं रूट सी, मतलब कंसंट्रेशन का रूट। ठीक है, और देखते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट होता है। फिर आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे टूट के एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाती है।
पता नहीं बात कैसे? जैसे KCl लिया आपने, KCl पूरी तरह से डिसोशिएट हो सकता है K पॉजिटिव प्लस C या नेगेटिव में, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे तो C है, 0 0 आइंस है। आफ्टर सम टाइम जब इसका डिसोशिएशन हो जाएगा तो C में से C पूरा चला गया, मतलब पूरी तरह से आइंस में डिसोशिएट हो गया, होता है। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl लिया, यहाँ से कंसंट्रेशन कम हो रही है, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगी कंसंट्रेशन 0 तक अप्रोच कर देगी। दिस इज द 0। कब होगी? जब कंप्लीटली डिसोशिएशन होगी। अब एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन 0 हुई। कंसंट्रेशन 0 होने का मतलब इन्फिनाइटली डाइल्यूशन हुआ, यही मतलब हुआ। कंसंट्रेशन 0 का मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन हुआ। तो एट इन्फिनाइटली डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी आती है उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया? तो व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको नॉट से शो करते हैं। सो व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिफाइन करो जरा इसको। इट इज द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या फिर आप ये भी कह सकते हो, और एट 0 कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमने लिया था कोई सपोज KCl पे। अब जरा बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करेंगे लाइक एसिटिक एसिड, तो वो तो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ऊपर आएगा ग्राफ कि नीचे आएगा ग्राफ? नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो आयंस हैं वो तो हमेशा कम ही मिलेंगे, उसकी कंसंट्रेशन हमेशा कम होगी स्ट्रॉन्ग के कंपैरेटिवली। तो पहली बात तो नीचे आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, कंसंट्रेशन कभी 0 होगी नहीं, क्योंकि पूरी तरह से डिसोशिएट कंप्लीटली कभी होता नहीं है। इस वजह से डाइल्यूशन किया हमने, लेकिन इन्फिनाइटली चला गया, पैरेलली जाएगा एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये मैंने लिया जैसे कि एसिटिक एसिड का। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली हमने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक हक्कल डी बाय ऑनसाइगर इक्वेशन है, हक्कल डी बाय ऑनसाइगर इक्वेशन के थ्रू भी बता सकते हैं। दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A√C। ठीक है, यहाँ पे ये तो है मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज A इज व्हाट? A क्या है? इट्स अ फैक्टर। ठीक है, A इज अ फैक्टर, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। C कंसंट्रेशन टर्म। ठीक, अगर कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखते हैं हम लोग, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखोगे तो कंसंट्रेशन 0 अप्रोच कर रही है, तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन 0 होगी तो होल टर्म बिकम 0, जो उस वक्त कंडक्टिविटी होगी वही मोलर कंडक्टिविटी होगी। बात समझ में आई भाई? यहाँ से ये इक्वेशन से आप एक चीज़ कह सकते हो कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बिकम 0 हो सकती है, कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स मोलर कंडक्टिविटी एट C इज इक्वल्स टू 0, दिस होल टर्म बिकम 0। तो जो कंडक्टिविटी आती है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी आपकी। लेकिन समस्या कहाँ आती है आपकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे आती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या चक्कर होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हम लोग किस तरह से पता करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से पता करें। तो इसको पहले लिखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। फटाफट लिखो इस बात को। हो गया? डन? नो, इसी को मैं एक बार थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा याद रखने में। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
the concentration term at certain time tends to ज़ीरो, ज़ीरो हो सकती है, ठीक है. बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द कंसंट्रेशन टर्म नेवर टेंड्स टू ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं आ सकती. सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी can be calculated indirectly by Colroy law. तो कॉलरॉश लॉ आया क्यों? कॉलरॉश लॉ आया क्यों? जो कॉलरॉश लॉ था वो इसलिए आया बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन टर्म कभी ज़ीरो नहीं होती है और उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है, तो इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग निकालेंगे, एंड दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज कॉलरॉश लॉ. सो व्हाट इज कॉलरॉश लॉ? देखो दो बातें तो यहाँ से समझ जानी चाहिए आपको कि कॉलरॉश लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं भाई? क्यों इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हकल डी बाई ऑन-साइड इक्वेशन से? क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म कभी ज़ीरो हो नहीं सकती. जब कंसंट्रेशन टर्म ज़ीरो नहीं हो पाएगी तो हमें इनडायरेक्ट मेथड अपनाना पड़ेगा, और वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है वो आपको बताता है कॉलरॉश लॉ. पहले तो डिफाइन करते हैं फिर बात करते हैं. कब करें इसको? देखिए बेटा जी, कॉलरॉश लॉ KOHLRAUSCHS. जो आइंस होते हैं पर्टिकुलरली किसी सॉल्ट के, वो अपनी इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज़ को रखते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है. आपको याद होगा लास्ट ईयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था हमने एनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, याद आया? KSP एंड SP वैल्यूज़. तो एक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट था और एक आपका था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो प्योर के लिए निकालते थे, और आयनिक प्रोडक्ट अलग अलग सॉल्ट से भी आ सकते हैं, आते थे, ठीक है. उसी तरह से यहाँ पर भी ये बात है कि जो कंडक्टिविटीज़ होती हैं, जो मोलर कंडक्टिविटीज़ होती हैं किसकी? आयंस की, वो इंडिपेंडेंट होती हैं किस चीज़ के? इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्ट. कि भैया वो कहाँ से आ रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं. जैसे कि एक सिंपल सी बात करते हैं, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग. मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जैसे मेरे को वाटर की बात करना है, वाटर बनता है किससे? या कैल्शियम ऑक्साइड की बात करनी, चलो ये कंपाउंड लियो कैल्शियम ऑक्साइड. ये कैल्शियम ऑक्साइड किससे बन रहा है? ये तो प्योर स्टेट में बन रहा है. मैं कह दूँ भैया CaCO3 और H2O, ये दो सॉल्ट है मेरे पास, इससे भी तो बन सकता है. यहाँ से आने वाले कैल्शियम आइन, यहाँ से आने वाला O2 नेगेटिव आइन, दोनों मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हैं, आ सकते हैं. तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं कि ये कहाँ से आया. तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो इस सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी से इररिस्पेक्टिव है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका नेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है. तो यही कहता है आपका कॉलरॉश लॉ भी. कैसे? देखो, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन when the dissociation is complete, when the dissociation is complete, जब पूरी तरह से डिसोसिएशन हो जाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग का हो चाहे वीक का हो, ईच आयन, ये आयन्स किसके हैं बेटा? किसके? सॉल्ट के, ठीक है. ईच आयन मेक अ डेफिनेट contribution towards किसके? ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मोलर कंडक्टिविटी. towards the value of molar conductivity ठीक है. हर एक आयन कंट्रीब्यूट करेगा उसकी वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी के सॉल्ट को बताने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर. इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो कहाँ से आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर.
तो मेन बात यह है कि हर एक आयन कंट्रीब्यूट करता है या हर एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी आपकी फिक्स्ड होती है। किस सॉल्ट से आ रहा है उस बात से मतलब नहीं, जब वो सॉल्यूशन बन चुका है तो उस आयन की पर्टिकुलर मोलर कंडक्टिविटी होगी। और इसको हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू भी बता सकते हैं, लैम्डा नॉट m, ठीक है, इज इक्वल्स टू x लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस y लैम्डा नॉट नेगेटिव। अब देखो दो तरह से मैंने यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बताई है, बात को समझना। जब ये वाला सिंबल यूज़ किया जा रहा है तो ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, किसी सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब ये वाला सिंबल यूज़ किया जा रहा है किसके लिए किया जा रहा है, फॉर आयंस के लिए किया जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, सिंबल्स में कहीं गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस लैम्डा नॉट पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट नेगेटिव, ये क्या है, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटाइन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनाइन। तो मैं क्या देता हूँ, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of cation and limiting molar conductivity of anion. Now what is x and y? x and y क्या है, x and y are the coefficient of cations and anions. These are the coefficient of cation and anion. ये coefficients है, x पॉजिटिवली चार्ज होंगे एंड y नेगेटिवली चार्ज होंगे। समझ में आया। इस लॉ को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इस लॉ को हम एक बात और भी कह सकते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। भाई आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया यहाँ तक। सबसे पहली बात ये समझनी है बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो हमेशा कंसंट्रेशन टर्म को किसी टाइम पे जीरो ला सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से डिसोशिएट होते हैं। तो उधर तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो सीधी सीधी हकल डी बाई ऑन सेकंड इक्वेशन लगा दो, आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी आपको। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो उस टाइम पर कंसंट्रेशन टर्म कभी भी जीरो होती नहीं है आपकी, और जब कंसंट्रेशन टर्म जीरो नहीं होती तो हमें आयंस की मदद से निकालना पड़ता है कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी सॉल्ट की क्या है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं खोलरॉश लॉ। खोलरॉश लॉ ये कहता है कि जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा, मतलब जब जीरो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जब डिसोसिएशन पूरा हो चुका होगा किसी सॉल्ट का, जितना हो सकता है उतना डिसोशिएट हो गया होगा, उस टाइम पे जितने भी आयंस आएंगे सॉल्यूशन के अंदर वो हमेशा डेफिनेट कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। कहाँ से हैं इस बात से कोई मतलब नहीं, कैसे हैं इस बात से भी कोई मतलब नहीं, 2 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव है इस बात से भी कोई मतलब नहीं। समझ में आया, बात समझ में आ गई। खोलरॉश लॉ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के साथ साथ डेफिनेशन भी आती है इसकी लॉ। हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन पे बात करते हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है इसका। डू फास्ट, एनी डाउट? नाउ एप्लीकेशन ऑफ खोलरॉश लॉ। इसकी जो एप्लीकेशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और चारों पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका। तो एप्लीकेशन आती है पहली, दैट इज, चल डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्लास। एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन आती है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। भैया हम निकालते कैसे हैं? पहली बात तो यही कि हाउ विल डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। खोलरॉश लॉ बोल तो दिया थियोरेटिकली, काम कैसे होगा इसमें? तो पहला तो यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं आपको। सपोज दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH है आपके पास, ये निकालनी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
इसकी वैल्यू दे रखी है x, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दे रखा है y, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl आपको दे रखा है दैट इज z। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सॉल्ट जो होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये तीन चीज़ कंप्लीटली डिसोशिएट होती है। समझ में आया? तो ये भी सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl सॉल्ट है, तो टूटेगा। किस में टूटेगा? अपने एंड्स में टूटेगा। फिर ये किस में टूटता है? ये टूटता है आपका CH3 CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये किस में टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चीज़ तो ये देखेंगे इनका डिसोसिएशन किस में होता है। ठीक, अब जो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है आइंस, उसको प्लस माइनस कर दें इस इक्वेशन के अंदर। तो ये किस में टूटेगा जरा ये सोचो। चलो मैं इसको प्रॉपर्ली लिख ले देता हूँ कि सबसे पहले तो एसिटिक एसिड डिसोशिएट होगा, दैट इज लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। बेटा आइंस को देखो मैंने किस फॉर्म में लिखा है और सॉल्ट को देखो किस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ मत करना, छोटी सी चीज़ है ये। जो चीज़ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसी के आगे लिख देते हैं हम लोग, ये किस में टूटेगा? आइंस में तो टूटेगा। कौन सा आइंस बनाएंगे बेटा? ये बनाएगा लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। ये किस में टूटेगा? लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। और ये किस में टूटेगा? लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। कॉमन आइंस कौन सा दिखा आपको? Cl नेगेटिव दिखाई दिया और Na पॉजिटिव दिखाई दिया। तो जो कॉमन आइंस है देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये जो कॉमन आइंस है फर्स्ट इक्वेशन में प्लस माइनस कर दो। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड जो हमारे पास आई थी, वो क्या थी? लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। इस इक्वेशन के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस ऑफ लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, पहले तो इसको कर दिया। अब दूसरा कॉमन फैक्टर ये था, तो प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव कर दिया। बात समझ में आई? जो कॉमन आइंस थे उसको प्लस माइनस कर दिया दोनों, एक फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो हमने, जिसका हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, ये और ये मिलके क्या बना लेंगे? देखो लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, इकट्ठा लिख दूँ इसको और इसको। ठीक, प्लस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को इकट्ठा लिख दो, तो बन गया लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। बचा क्या? माइनस वाला बच गया, तो माइनस बाहर रखा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, माइनस बाहर लिया। तो समझ में आया? अब जरा देखो ये क्या बन गया, ये बन गया लैम्डा नॉट ऑफ CH3COH, सॉल्ट बन गया ना, तो सिंबल भी चेंज हो गया, सॉरी Na सॉल्ट बना, प्लस ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी बन जाएगी? मैं ये M हटा देता हूँ, तुम समझ जाना, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा H से लिख देता हूँ। ठीक, और ये क्या बनेगा? लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। अब इनकी अगर वैल्यू होती कुछ ना कुछ, तो यहाँ पुट करके हम काम कर सकते थे, और जो आती वो किसकी वैल्यू आती? तो इसका मतलब जो x है प्लस y है माइनस z कर दें, आंसर आ गया। बात समझ में आई? लिखो इसको, फिर 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ इसी पे बेस्ड। इस क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो, फिर देखते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको पता करना है। ठीक है, तो हमें निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटता है बेटा? लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, ये इसमें टूटेगा। अब इनको भी देख लेते किस में डिसोशिएट होता है। ये किस में डिसोशिएट होगा? लैम्डा नॉट
Ba2 पॉजिटिव प्लस OH लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, लेकिन ये 2 है तो 2 में जाएगा, या मैं इसको ऐसे कह दूं बेटा, ये आधे में चला जाए वो 1 में चला जाए, कह सकता हूँ। सेकेंड थिंग, ये किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, 2 है तो फिर से इसको हाफ कर दूं कि इसका आधा मोल इसके 1 मोल के साथ बराबर हो रहा है। इधर बात करें तो ये जाएगा लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। कॉमन आइंस क्या मिले बेटा, सर हाफ Ba2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दो चीज़ मिली तो उसको आप प्लस माइनस कर दीजिए, मतलब ये आयन कॉमन मिले आपको और ये आयन कॉमन मिले, तो इसको एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, प्लस हाफ ऑफ लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव माइनस हाफ ऑफ लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कॉमन आइंस से उसको प्लस माइनस कर दिया मैंने, लेकिन ध्यान ये रखना है कि किस तरह से डिवाइड कर रहा है। एक मोल के लिए डिफाइन कर लो, अगर आप वहाँ पे 2 करते तो एक में 2Cl आता, एक में Cl आता, फिर वहाँ पे इकट्ठा लेने में दिक्कत आती तुम्हें, इसलिए बेटर है कि उसको हाफ कर दो, वैल्यूज़ नहीं आती, फिर यहाँ इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती तुम्हें। अब देखो हमें बनाना है ये जो ये सॉल्ट की वैल्यू दे रखी, तो इसको NH4 को Cl के साथ जोड़ दो, मतलब इसको इसके साथ जोड़ दो प्लस की वैल्यू वाले के साथ, तो इसको इकट्ठा कर लो, लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, एक हो गया। अब OH पॉजिटिव का है और Ba पॉजिटिव का है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, BaOH, तो प्लस हाफ ऑफ लैम्डा Ba2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा ऑफ OH नेगेटिव, इसको और इसको इकट्ठा कर दिया मैंने। अब बचा माइनस का, यह माइनस का बच गया और माइनस का Cl बच गया, तो माइनस कॉमन ले लो, हाफ ऑफ लैम्डा Ba2 पॉजिटिव, अब माइनस कॉमन ले चुके तो यहाँ प्लस आ गया, प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब ज़्यादा बात ध्यान से समझो, ये दोनों इकट्ठा होकर क्या बन जाएगा, दैट इज NH4Cl, ठीक, प्लस ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट BaOH होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आधा है ना, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जो भी इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, माइनस लैम्डा नॉट BaCl2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब इनके वैल्यूज रख लो, जब वैल्यू रखेंगे तो NH4Cl की वैल्यू कितनी है बेटा, 129.8 प्लस BaOH होल ट्वाइस की वैल्यू कितना है, 523.28 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, माइनस कितना है 280 डिवाइडेड बाय 2, तो ये अराउंड 251 के आसपास आ जाएगा आंसर। चेक कर लो इसको एक बार, सॉल्व कर कितना आ रहा है आंसर और वेरीफाई कर। पहले इसको हाफ कर लें, 523.28 डिवाइडेड बाय 2, 523.28, हाँ 261.64 माइनस इसको कर ले 140 हो गया ये, तो अब सीधा इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दे, 129.8 प्लस 261.64 माइनस 140, 251 आ गया 0.44 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज द यूनिट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी यूनिट सेम रहेगी, आया समझ में या नहीं आ गया। एक पैटर्न और होता है इस क्वेश्चन के लिए, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो बेटा किस तरह से मैंने किया समझ में आया, आपके गड़बड़ कर रहे थे Ba2 पॉजिटिव और उधर कर देते थे ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, या तो उसको डबल कर दो या इसको आधा कर दो, जब डबल करोगे तो यहाँ पे भी डबल करना पड़ेगा फिर, और फिर इसको आधा रखना पड़ेगा, बोले सिचुएशन है। तो बेटर तरीका हाफ वाले से काम कर लो, क्योंकि आइंस कॉमन मिल जाते हैं फिर उससे, ठीक है ना। एक मेथड और है इसका क्वेश्चन पूछने का, बोल, कोई दिक्कत नहीं, ऑन तो है ना, बस ये देख ऑफ है। चलो एनीवेज अनदर क्वेश्चन, हाँ इसी पर बेस्ड है।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव क्या होगी अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन दे रखी है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरह की क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, आपको बोल दिया कि एल्यूमिनियम सल्फेट है, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, तो एल्यूमिनियम आयन की कंडक्टिविटी कितनी होगी, निकालो बेटा। कैसे करेंगे कर लेंगे भाई? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी खोलरश लॉ ने बताई थी। खोलरश लॉ में ये कहा गया था कि आयंस अपनी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो अगर मैं इस सॉल्ट की बात करूंगा Al2SO4 होल थ्राइस की, तो बेटा टूटेगा किसमें, बस ये देख लो आप, किसमें टूटेगा? लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। क्या ये बैलेंस है बेटा? नो सर नहीं, आयंस को बैलेंस भी करना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट चाहिए हमें। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, 6 पॉजिटिव हो गए, तो इधर लगा दो 3, तो 6 नेगेटिव हो गए। चार्ज भी बैलेंस, एटम भी बैलेंस। अब क्या पता करना है? इसकी वैल्यू दे रखी है 858 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव हमसे पूछा है, निकालना है प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है 160, ठीक है। 16 3 कितना होता है 48, सो ये 480 हो गया। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 858 माइनस 480 डिवाइडेड बाई 2 इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव। निकल आया? यस सर आया समझ में? तो अपॉन सॉल्विंग यू गेट 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आया या नहीं आया कि किस तरह से क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं हम लोग? जल्दी लिखो, फिर सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। खत्म कर लो, स्टॉप। नहीं, एप्लीकेशन इसके 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है, तो ख़त्म करो अभी। Okay, now second application is that is determination of degree of dissociation, जिसको मैं अल्फा से शो कर रहा हूँ, ठीक है। और डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम केस से शो करेंगे। 2 चीज़ और बाकी है इसमें। देखिए बेटा किस तरह से बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जब बात करेंगे तो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो अल्फा Cm इज दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे दे रखी हो आपको, ठीक है। एंड लैम्डा नॉट एम इज क्या है बेटा? लैम्डा नॉट एम क्या है? इट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और हमें पता है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी है 0 कंसंट्रेशन, मतलब एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन द 0 कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होगी, जो इसका डिविडेशन है, वो क्या कहलाता है? दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ थर्ड एप्लीकेशन आती है इसकी, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको मैं K से डिनोट कर देता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो इसके लिए आप एक सीधा सा तरीका अपनाओ। जैसे कि मैंने कोई सॉल्ट लिया CH3COH, तोड़ो इसको, किस में टूटेगा? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूटेगा। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसकी कंसंट्रेशन मान लो C है, इसकी कितनी है बेटा? आफ्टर सम टाइम जब इनका डिसोसिएशन पूरा हो जाएगा तो C में से कितना गया? C अल्फा। भाई 1 मोल में से 1 मोल जाता है, 2 मोल में से 2 मोल जाता है, A मोल में से A मोल जाता है, तो B मोल में से B मोल जाएगा, तो C मोल में से
सी मोल से आएगा, तो इनिशियली मैंने सी मोल कंसेंट्रेशन ले रखी थी, तो सी में से सी अल्फा गया, तो यहाँ कितना बचा? सी अल्फा। तो अगर मैं इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखूँ तो क्या आएगी? दैट इज सी अल्फा डॉट सी अल्फा सी 1 माइनस अल्फा, कॉमन ले लिया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। समझ में आया? सी से सी कैंसिल आउट हुआ, तो के की वैल्यू क्या बनेगी? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ से निकालेंगे और पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो के की वैल्यू क्या बन जाएगी? के की वैल्यू बन जाएगी दैट इज सी लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम का होल स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ये इक्वेशन भी बन सकती है। बात आगे समझ में या नहीं? ठीक है, फटाफट लिखो इसको। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स, एक लास्ट और बता देता हूँ सॉल्युबिलिटी के लिए। लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रैंगली मतलब वीकली सॉल्युबल। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, solubility of sprangly soluble salt कैसे निकालते हैं? देखो, लैम्डा नॉट एम जो होता है, लैम्डा नॉट एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन होती थी, एंड सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो कंसंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन ही होती है, तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, और आपको पता है KSP की वैल्यू से हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का यहाँ काम आता है। ठीक है, मैं एक KSP दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, उसके एक रिलेशन बताता हूँ आपको कि अगर AX और BY तरह का कोई सॉल्ट है, ठीक है, तो ये किस में टूटता है बेटा? ये टूटेगा X A पॉजिटिव प्लस Y B नेगेटिव, इसी में टूटेगा। डिसोसिएशन इसी में होगा इसका। अब जरा देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे टाइम t इक्वल्स टू 0, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? लेट अस से S। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है बेटा? 0 0। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, जब इसकी सॉल्युबिलिटी पूरी हो जाती है, स्प्रैंगली है, जितना सॉल्युबल हो सकता है उतना सॉल्युबल हो जाए, तो S में से कितना गया? S गया। S अल्फा नहीं जाता यहाँ पर, क्योंकि सॉल्ट जितना सॉल्युबल होगा उतना कंप्लीटली होगा, बस जितनी उसकी क्षमता है उतना सॉल्युबल होगा। जैसे पत्थर लिया, जितनी सॉल्युबिलिटी है इसकी वो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, बाकी बचा रहेगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा XS और YS। तो KSP लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्ट की KSP वैल्यू आप सीधा याद रखो। KSP वैल्यू जो होती है इनकी, वो होती है दैट इज x की पावर x, y की पावर y और s x प्लस y। इस ट्रिक के थ्रू काम कर लो। ठीक है, तो आपको सिर्फ सॉल्ट देखना है और उनकी KSP वैल्यूज निकालनी है, वेयर s इज द सॉल्युबिलिटी एंड KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। s तो आपकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी, और KSP क्या होगी? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको बोल दिया जाए AgCl के लिए लिखना है KSP वैल्यू, तो AgCl के लिए KSP वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? देखो यहाँ पे फैक्टर किस में जाएगा? 1 और 1 में जा रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर और S 1 + 1 दैट इज दिस थिंग। AgCl के लिए वैल्यू बनी। अगर मैं बोलता हूँ Al2SO4 होल थ्राइस के लिए क्या बनेगी बेटा? KSP 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और S 2 + 3, तो कितना बन गया? 2 की पावर 2 4 4 27 108, KSP 108 S 5।
बेटा 27 अच्छा इंटू 4, ठीक है। अगर आपके पास सॉल्ट आ गया BaCl2 तो ये 1:2 का रेशियो बन रहा है। आप आइंस को तोड़ के देख लो, उसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ये Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव में जाएगा, तो Ksp कितना हो जाएगा? दैट इज 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और S 1 + 2, तो कितना बन गया? Ksp इज 4s की पावर 3। तो आप मोल कंसेप्ट से करना चाहते हो तो भी वही वैल्यू बनेगी, वैसे करना चाहते हो तो भी वही वैल्यू बनेगी। जैसे मैं एक इक्वेशन पे करके बता दूं ताकि तुम्हें कभी कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हें दिक्कत आए तो समझ में आ जाए। जैसे BaCl2 की बात करूं बेटा, BaCl2 किस में टूटेगा? Ba2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 0 एट टाइम t = 0 S होगा, ये 0 0। आफ्टर सम टाइम कितना बनेगा? S में से S गया, ये S, ये कितना बनेगा? ट्वाइस ऑफ S, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो Ksp वैल्यू लिखो, Ksp क्या होगी? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये होगा। तो रिएक्टेंट तो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो इनका क्या होगा? मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखो S, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 2s की पावर 2। भाई स्टोकियोमेट्री ऊपर चली जाती है ना, समझ में आया? तो कितना बना? दैट इज 4s², 4s सॉरी प्लस होगा ना, 4s³ आया? बेस्ट तरीका होता है इस तरीके से फॉलो कर लो, डाइट हो जाता है। तो जब भी आपसे ये पूछेंगे ना ये वाली वैल्यूज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो वहां पर Ksp दे रखी होती है कई बार, Ksp से सॉल्युबिलिटी निकालो और सॉल्युबिलिटी से फिर बाकी सारे काम हो जाएंगे। आया समझ में? तो ये वाला जो पोर्शन था ना Ksp और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का था लास्ट ईयर का, तो थोड़ा सा वहां से देखना। गॉट इट या नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक करो, कल इसको न्यूमेरिकल्स करते हैं सारे के सारे। अच्छे से रिवाइज करके आना इसको। ओके बेटा, थैंक यू।